Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you all are doing well. Welcome to all of you on my YouTube channel Study Abroad with Saki. तो आज की जो वीडियो है वो रिसर्च प्रपोजल के हवाले से है और ये रिसर्च जो प्रपोजल है ये स्पेसिफिकली मैक्स स्कॉलरशिप के लिए है कि जो मैक्स स्कॉलरशिप के लिए रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना कैसे है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको कंफ्यूज हैं कि रिसर्च प्रपोजल हमने लिखना कैसे है, उसके अंदर हमने उसका कंटेंट क्या होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूज दूर हो जाएंगी। वीडियो को आपने स्टार्ट से देखना है एंड तक। तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ये जो फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पे है ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है। ठीक है, आपने इसी को आपने फिल करना है। ठीक है, आपने कोई इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक कि आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना कैसे है। रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो अगर ये आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। अगर आप ये प्रपोजल अच्छा बनाते हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस 50% से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर वेटेज होती है। अभी अगर देखें स्टार्ट में तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने सर नेम और गिवन नेम अपना लिखना है, फिर उसके बाद नेशनैलिटी लिखनी है। देन नेक्स्ट कुछ जो यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, इनको भी आपने पढ़ लेना है कि प्लेजरिज्म उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो कंटेंट होगा वो उसके अंदर प्लेज या कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एआई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर उसके अंदर होंगी, ठीक है, तो वो आपका कंसिडर नहीं होगा। चैट जीपीटी को आपने ज्यादा यूज नहीं करना, उसको वाइजली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हर चीज उससे कॉपी पेस्ट नहीं आप कर सकते। देन नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपने इन्होंने गिवन दिया हुआ है कि आप एक मतलब के 2 पेजेस आपने लिखना है मैक्सिमम। ठीक है, 2 पेजेस को आपने एक्सीड नहीं करना है। तो एक पेज जो है उसकी दूसरी साइड पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने जो प्रिंट कराना है वो एक ही पेज पे, मतलब दूसरी साइड उसकी एक ही पेज पे करा सकते हैं, या दो डिफरेंट पेजेस पे भी आप उसको प्रिंट करा के मिनिस्ट्री को सेंड कर सकते हैं विद ऑल योर अदर डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि वो मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है। ठीक है, उनका एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस के मुताबिक आपने अरेंज करना है, उनके ऊपर उसकी नंबरिंग होनी चाहिए राइट कॉर्नर पे। तो फिर नेक्स्ट आप देखें तो पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, यहाँ पे इस सेक्शन में आपने क्या लिखना है कि आपकी जो पास्ट फील्ड है, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने बैचलर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपने थोड़ा सा जो है आपने जो कोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है, बायोलॉजी आपने पढ़ी है, उसका आपने हवाला दे देना है कि अगर आपका जो प्रोग्राम है वो नर्सिंग या मेडिकल के रिलेटेड है तो आपने उसको उससे कोरिलेट करना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर में जो रिसर्च की है, ठीक है, उसको आपने हाईलाइट करना है, और फिर आपका जो प्रपोज रिसर्च टॉपिक होगा मास्टर्स के लिए, ठीक है, उसको आपने उसके साथ कोरिलेट करना है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो मास्टर्स की जो रिसर्च होगी उसको आपने मेंशन करना है, और आपका पीएचडी का जो टॉपिक होगा वो उससे रेलिवेंट होना चाहिए। तो आपने दोनों के दरमियान एक रेलिवेंसी आपकी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो इट्स मीन कि आप ऐसे ही बस अप्लाई कर रहे हैं, आपके कोई फ्यूचर गोल्स नहीं है, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है स्टडी की। ठीक है, तो इन चीजों को आपने देखना है। देन नेक्स्ट अगर देखें तो रिसर्च थीम है। अब रिसर्च थीम में आपने क्या लिखना है, रिसर्च थीम में सिर्फ आपका आएगा रिसर्च टाइटल। ठीक है, रिसर्च टाइटल मतलब कि आपने जो रिसर्च करनी है, जो आपने थीसिस लिखना है, उसके लिए सबसे पहले एक टाइटल होता है ना, तो वो टाइटल आपने खुद से डिसाइड करना है। डिफरेंट आपने पेपर पढ़ने हैं, अपनी जो रिसर्च है उसको पढ़ना है, फिर उसके मुताबिक आप एक रिसर्च टाइटल आपने डिसाइड करना है। अब वो जो टाइटल होगा, ठीक है, टाइटल सबसे पहले ये है कि जो भी प्रपोजल होता है उसमें टाइटल बड़ा मैटर करता है। अगर टाइटल आप अच्छा नहीं बनाएंगे, टाइटल आपका अच्छा नहीं होगा, तो आपका प्रपोजल जो होगा वो भी सबसे पहले जो कमेटी होती है वो सबसे पहले आपका जो टाइटल होता है उसको पढ़ते हैं। टाइटल पढ़ के ही आपको अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर मतलब कि ये जो प्रपोजल है ये कितना इफेक्टिव है, इसका जो कंटेंट होगा वो किस टाइप का होगा। तो टाइटल के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लैरिटी का मतलब ये है कि मतलब उसके अंदर एक स्पेसिफिक होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, व्हाट यू विल स्टडी एंड इन विच फील्ड, मतलब एक आपकी फील्ड भी स्पेसिफिक होनी चाहिए और आप जो स्टडी करेंगे वो भी एक स्पेसिफिक कोई डिजीज। जैसा कि अगर मेरी फील्ड है वो जेनेटिक्स है, ठीक है, तो हमने ये करना होता है कि कोई भी डिजीज होती है उसकी जेनेटिक एनालिसिस होती है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि एग्जाम्पल भी मैंने साथ दी हुई है।
एग्जाम्पल में आप चेक कर सकते हैं कि एक गुड एग्जाम्पल है, एक वीक एग्जाम्पल है। वीक में देखें तो एडवांस बायोमेडिकल रिसर्च ऑन ह्यूमन डिजीज। अगर आप देखें तो इसमें कोई आपकी स्टडी जो फील्ड है वो क्लैरिफाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्टडी जो आपने स्टडी करना है, ठीक है, वो भी चीज क्लैरिफाई नहीं है। मतलब ह्यूमन डिजीजेज तो बहुत सारी हैं, ठीक है, हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से। तो आप मतलब के आपका टाइटल इस टाइप का नहीं होना चाहिए। आपने टाइटल कैसे लिखना है, आप देखें ऊपर गुड एग्जाम्पल में ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी बहुत सारे हैं, तो इसको भी आप मजीद इसको क्लैरिफाई भी आप कर सकते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आप अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, इस तरह भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखें ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस, ठीक है, ये भी एक स्पेसिफिक फील्ड है। मतलब आपने सिर्फ उसकी क्या करनी है, आरएनए सीक्वेंसिंग करनी है। तो इस तरह का आपका टाइटल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिसिटी उसमें होनी चाहिए कि आपकी जो स्टडी है, ठीक है, वो मतलब कौन से एरिया से बिलोंग कर रही है, ठीक है। जैसा कि आप उसमें कैंसर रिसर्च है, आपकी जेनेटिक कोई डिजीज है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, नैनोथेरापीज, ठीक है। इस तरह के आपने जो वर्ड्स हैं वो आपके रिसर्च टाइटल के अंदर होने चाहिए। जैसा कि इस टाइटल के अंदर आप देख सकते हैं, जो गुड एग्जांपल है इसके अंदर ये वर्ड्स हैं। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये स्पेसिफिक हैं। मतलब न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर सिर्फ वही डिसऑर्डर्स आएंगे जो जिनका तल्लुक किससे है, ब्रेन से है, ठीक है। ब्रेन के डेवलपमेंट के जो डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, ऑटिज्म है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। फिर इसको मजीद भी स्पेसिफाई आप कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक डिसऑर्डर्स का नाम लिख सकते हैं। जैसा कि इसको आप कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस ऑफ न्यूरो ऑफ पार्किंसन डिजीज और अल्जाइमर डिजीज, इन दोनों में से आपको एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिसिटी से ये मुराद है। फिर आपका जो टाइटल है वो मैच योर बैकग्राउंड, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से मैच होना चाहिए। आपका जो प्रीवियस आपकी जो रिसर्च थी उसी से आपने उसको कोरिलेट करना है। देन फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिजिबिलिटी को नहीं देख रहे होते, और फिजिबिलिटी बहुत मैटर करती है। जो कमेटी होती है एवेल्युएशन कमेटी, वो फिजिबिलिटी को लाजमी देखती है कि मतलब आया कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है उसके अंदर जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं। अभी मैं स्पेसिफिकली यूज जो बात कर रहा हूँ वो मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि जिनकी या जिनका लैब वर्क होता है, वेट लैब होती है, और साथ कंप्यूटेशनल काम भी होता है। तो आप जो टेक्निक्स यूज करेंगे या कि वो टेक्निक्स उनके पास हैं भी या नहीं, उस यूनिवर्सिटी में वो हैं या नहीं, ठीक है। तो इन चीजों को आपने लाजमी देखना है कि, और वो जो आप आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव जो आप मेंशन करेंगे, आपके मैक्सिमम 2 से 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा लिख देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो फिजिबल ही नहीं है, अचीवेबल ही नहीं है, तो वो फिर आपका प्रपोजल कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना हाई फाई प्रपोजल बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिबिलिटी होती है पीएचडी के ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर पीएचडी का आपका जो ड्यूरेशन है उसमें अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो इट्स मीन आपका जो प्रपोजल है वो उसकी पॉजिटिव इवेल्युएशन नहीं होगी। तो इस चीज को आपने लाजमी देखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट रिसर्च जो प्लान है उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। बैकग्राउंड में आपने इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, इसमें आपने वो लिखना है कि आपकी अगर आप किसी डिजीज पे आप प्रपोजल बना रहे हैं तो आपने उस डिजीज को डिस्कस करना है, उसके अंदर जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट जो स्टडीज हुई हैं, ठीक है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपने मतलब 2 पेजेस से आपने एक्सीड नहीं करना है इसको, ओवरऑल जो आपका प्रपोजल होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या रिसर्च गैप्स, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने बताना होता है कि किस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करना चाह रहे हैं, कौन से ऐसे रिसर्च गैप्स हैं, कौन सी ऐसी लिमिटेशन थी जो पहले की स्टडीज में हैं, तो आपने उसको फिल करना है, ठीक है, उस गैप को आपने फिल करना होता है। फिर नेक्स्ट आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने, ऑब्जेक्टिव आपके स्पेसिफिक होने चाहिए और इतने होने चाहिए कि वो अचीवेबल हों, फिजिबल हों, जो पीएचडी का आपका ड्यूरेशन होगा 3 से 4 साल में। फिर आपने मेथोडोलॉजी आपने बिल्कुल उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन आपने बिल्कुल एक पैराग्राफ में आप मेथोडोलॉजी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स लाजमी मेंशन करने होते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट पे आपने फ्यूचर कंट्रीब्यूशन या वाई जापान, फिर आपने ये जो प्रपोजल होगा फिर आपने बताना है कि आप जापान में क्यों स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, और यही प्रपोजल यही टाइटल जो है आपने क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा टाइटल डिसाइड करना है जो ऐसी कोई डिजीज हो या ऐसा काम हो जो जापान में हो रहा हो, उसकी जरूरत हो, और उसको पाकिस्तान की स्टडी से भी आपने रिलेट करना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी प्रपोजल के हवाले से।
ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सब को आपने देखते हुए आपने एक प्रपोजल बनाना है, अच्छा सा प्रपोजल बनाना है। जितना प्रपोजल आपका अच्छा होगा, उसके अंदर सारी की जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये आप इन सबको देखेंगे, तो आपका प्रपोजल जो होगा उसकी जो एवेल्युएशन होगी वो पॉजिटिव होगी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।